हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। भाई, रूरल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट मैपिंग इस क्लास में आपको कराई जाएगी। मतलब इस छोटी सी क्लास में आपको पूरा चैप्टर कवर करने को मिलेगा। स्टूडेंट्स को ना एक आइडिया हो जाता है और एक यकीन आ जाता है ये वीडियो देख के कॉन्सेप्ट मैपिंग वाली कि हां भाई, ये वाला चैप्टर मेरा क्रिस्टल क्लियर है और अब इसमें किस लेवल तक की मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर अगर आपको मुश्किल लगता है तो इस वीडियो के बाद आपको आसान लगने लगेगा। और एक क्वेश्चन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगा, आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उसके लिए फिर सुपर डुपर फास्ट वीडियो आपके लिए बनाए और बहुत अच्छे लेवल की बनाए, सारी चीजें क्लियर कराएं। तो आपको बताना चाहूंगा, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको 5 चीजें पढ़नी है। अगर ये 4 लिखी है वैसे यहां पर, लेकिन 5 बताऊंगा। 5 चीजें आपने दिमाग में सेट कर ली तो हां, आपको यह पता लग जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट कैसे मेरा चैप्टर आसानी से खत्म हो सकता है। 5 चीजों के नाम देख लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो भैया, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक तो हमें की इश्यूज पढ़ने हैं, जो रूरल एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, की प्रॉब्लम चल रही है, वो पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है रूरल क्रेडिट। रूरल एरिया में क्रेडिट की प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की समस्या है। क्रेडिट का मतलब वैसे उधार होता है, फ्री में तो कोई पैसे बांटता नहीं है, तो फ्री के पैसों की समस्या नहीं बोलते। बोलते हैं कि हाँ, उनको कोई पैसे उधार ही दे दे तो अपना कोई बिजनेस चला ले या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से आगे रन कर पाए। ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का यहीं से बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा इस टॉपिक पे आते ही बताऊंगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ये चैप्टर खत्म है। भाई, 5 चीजें दिमाग में क्लियर कर लेना। नंबर 1 मैं आपको पहले बताऊं कि रूरल डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हो आप। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर रूरल एरिया में रहती है। रूरल एरिया का मतलब होता है विलेज इकोनॉमी, शहरी एरिया नहीं। अब ज्यादातर पॉपुलेशन कितनी, आपकी बुक के डेटा के अकॉर्डिंग बोलते हैं 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी लगभग 67% के आसपास हो गई है। भारत की 67% पॉपुलेशन, लगभग 67% पॉपुलेशन गांव में रह रही है। तो अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सबसे पहले गांव को डेवलप करना शुरू करो। ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फॉर्मूला भी यहां से नजर आता है। अगर आप अच्छे लेवल के इकोनॉमिस्ट बनोगे तो ज्यादा फोकस आपको रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे करना है। इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है ये जानना कि हां भाई, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रूरल डेवलपमेंट अगर हो जाए तो इंडिया बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करने लगेगा। अब इसकी डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें समझनी जरूरी है रूरल एरिया के बारे में। अगर ये चीजें समझ ली तो बंदा फिर आसानी से रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एक प्लान बना सकता है, एक रोड मैप तैयार कर सकता है, जिससे रूरल एरिया आसानी से डेवलप हो जाता है। अब बात आती है कि रूरल एरिया में प्रॉब्लम कौन कौन सी चल रही हैं जो उसको डेवलप करने की जरूरत है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो भाई, बहुत सारी रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स को यानी की इश्यूज को बताया हुआ है। आप मान के चल सकते हो कि यहां पर भाई पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में रूरल क्रेडिट एक बड़ी प्रॉब्लम है इस एरिया के अंदर। रूरल क्रेडिट जो अलग से टॉपिक मैंने बना दिया यहां पर इसमें से निकाल के। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में ही। ठीक है, एटसेट्रा। ये 3 इश्यूज मैंने मेन बताए हैं आपको, पॉवर्टी, रूरल क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अब बोलेंगे लिटरेसी की प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट हो जाता है। अगर आप बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है तो उसको हम पॉवर्टी के अंदर काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम को बोलोगे तो वो रूरल क्रेडिट में काउंट हो जाएगी। ठीक है, उन सब में आ जाएगी। मेन प्रॉब्लम आप इसको मान के चलो, अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग पॉइंट के हिसाब से इनको एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन आप इतने पॉइंट से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, फिर आते हैं ये रूरल क्रेडिट का जो अलग से कॉलम बनाया है सर, ये क्या है भाई, गांव के अंदर पैसों की सुविधा, उधार के पैसों की सुविधा। अब पता है क्या, जब किसी को पैसे चाहिए होते हैं ना तो वो उधार लेने जाता है, फ्री के पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में, यानी आज के टाइम में तो तुम उधार देखोगे तो बैंक वगैरह आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं लोन। हाँ, कभी कभी मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन जब बैंक नहीं होते थे ना तो उधार देने वाले लोग होते थे रिश्तेदार, दोस्त, गांव के जमींदार या फिर कुछ कमीशन एजेंट। ये लोग पहले उधार का पैसा दिया करते थे लोगों को। मैंने एक मूवी देखी मदर इंडिया, बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें मदर इंडिया का
जो हीरो होता है, सुनील दत्त और राजेंद्र कपूर है, तो वो हीरो जाता है लाला के पास, गांव के जमींदार के पास, और उससे बोलता है लाला मेरी मां के कंगन वापस दे दे। तो लाला ने ऐसा क्या किया होगा? लाला ने क्या किया, उसकी फैमिली को यानी उसकी मम्मी को लोन दिया और उसकी जमीन गिरवी रख ली। और जो जमींदार यानी लोन देने वाले लोग होते थे ना, वो यही चाहते थे, उनके दिमाग में इंटेंशन होती थी कि जिसको भी मैंने लोन दिया है ये लोन वापस ना करे। क्यों? अगर वो वापस नहीं करेगा तो जो भी चीज उस बंदे ने गिरवी रखवाई होगी, चाहे घर के कागज, मकान के कागज, कंगन या फिर कोई भी हीरे जवाहरात जो भी गिरवी रखवाए होंगे, वो उसको हड़प लेता था। वो लोन का अमाउंट कम देते थे और गिरवी के रूप में बहुत सारा अमाउंट या बहुत सारी प्रॉपर्टी रख लेते थे, या फिर जो भी लोन देता था वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत चार्ज करते थे। ठीक है, फिर जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया और गवर्नमेंट ने बोला अब से लोन देने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होंगे। इंस्टीट्यूशनल जब वर्ड आया ना तो सोचो इंस्टीट्यूट की तरह। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है, आप मानो एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होगी जो लोन प्रोवाइड करेगी। बैंक भी एक कंपनी होती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाई जो लोन देनी शुरू करेंगी और ये ईमानदारी से पूरे कागज से लिखा पढ़ी के साथ लोन देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है। रीजनेबल मतलब कि सही है वो इंटरेस्ट रेट, ना तो बहुत कम है कि दया हो रही है किसी के ऊपर, ना बहुत ज्यादा है कि किसी को लूटा जा रहा है। ठीक है ना? तो रूरल क्रेडिट की जब बात आए तो यहां पर आपको मेन पढ़ना है सोर्सेस। रूरल क्रेडिट के सोर्सेस दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पहले ज्यादा होते हैं अब भी है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कोई पूछे तो ये फर्म और कंपनी वगैरह नहीं है, ये होते हैं रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एटसेट्रा। ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इसको अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, इसको ऑर्गेनाइज्ड या फिर फॉर्मल सोर्स भी बोलते हैं। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट ये ज्यादा नाम है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को इनफॉर्मल सोर्स बोलते थे। अब फॉर्मल सोर्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक वगैरह, पहला। दूसरे नंबर पे यहां पर अगर काउंट कराऊं तो रीजनल रूरल बैंक्स आए हैं। अब ये रीजनल रूरल बैंक्स को आरआरबी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन उनको आरआरबी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भाई 1970s में अगर आपको बताऊं, लगभग 1975 के आसपास गवर्नमेंट ने आरआरबीज को स्टार्ट किया। आरआरबी वो छोटे लेवल के बैंक्स हैं जहां पर कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाए। अभी आप देखोगे ना, जो शहर के इलाके में रहता है उसको एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे दिख जाएंगे, बहुत सारी ब्रांचें दिख जाएंगी। गांव में ना काफी सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक ये बैंक पहुंच नहीं पाए हैं। तो जहां बैंकों का पहुंचना पॉसिबल नहीं है वहां सरकार ने पहुंचाए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये भी वही काम करते थे कि जो गांव के लोग होते थे रूरल एरिया में, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज भी जिसके बारे में बात करने वाला हूं, उन सबको लोन प्रोवाइड करते थे एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते थे जिनको भी लोन दिया उनको। अगर इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में डिफरेंस आए तो इंस्टीट्यूशनल का दूसरा नाम फॉर्मल सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल का दूसरा नाम इनफॉर्मल सोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल में रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और था भी। फिर फॉर्मल सोर्सेस यानी इंस्टीट्यूशनल में एग्जांपल दे दो आप, कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, और लैंड डेवलपमेंट बैंक भी थे, वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं जमीन से रिलेटेड, जमीन में कोई इंप्रूवमेंट करानी हो, नई जमीन खरीदनी हो, ऐसा कुछ चक्कर होता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के एग्जांपल वही रिलेटिव, फ्रेंड, कमीशन एजेंट या लैंडलॉर्ड, मुंशी, जमींदार एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तीन डिफरेंस मोटे मोटे तौर पे कर लो, आपके काम में आएंगे। अब यहां पर रूरल क्रेडिट की डिवीजन तो और भी बताई हुई है पर्पस के हिसाब से। ठीक है, आपको यहां टाइम पीरियड वाली देखनी है। एक शॉर्ट टर्म का उधार होता है जिसका ड्यूरेशन लगभग 12 महीने तक होता है, और दूसरा होता है मिड टर्म का उधार जिसका 12 महीने से लेकर 5 साल तक होता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म का उधार जिसको 5 साल से लेकर 20 साल तक के लिए लोन दिया जाता है। मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो अब सुनो। टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट की बात कर रहा हूं, यहां पर लिखूंगा। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये वो लोन होता है जो फार्मर्स वगैरह यानी एग्रीकल्चर या रूरल एरिया वालों को मिलता है, जिसकी ड्यूरेशन 0 महीने से 12 महीने तक होती है। नॉर्मली बुक्स में ये लिखा हुआ है, और काफी सारी बुक में लिखा हुआ है इसको 6 महीने से 12 महीने, और काफी सारे बुक में लिखा हुआ है अप टू 15 मंथ्स। तो यार 12 महीने एक जस्टिफाइड डेट है। आप इन तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा कानून की किताब में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई कि शॉर्ट टर्म उसको ही बोलना है जिसकी ड्यूरेशन 1 साल तक ही हो। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे फार्मर्स को अगर लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए थोड़े से, तो उसको बोलते हैं मिड टर्म लोन। काफी सारी बुक में इसको लिखा हुआ है 15 महीने से लेकर 5 साल, लेकिन अपन यूज करेंगे 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए जो भी लोन मिले फार्मर को, वो मिड टर्म लोन होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो 1 साल से 1 साल कह रहा हूं 5 साल से 20 साल तक के लिए लोन मिले। अब फार्मर के अलग अलग पर्पस होते हैं भाई लोन लेने के। अब उसको 1 साल तक के लिए लोन चाहिए तो वो छोटा मोटा लोन ले रहा होगा, लाइक कुछ सीड्स परचेज करने होंगे उसको, या फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह केमिकल वगैरह परचेज करने होंगे उसको जो खेतों के अंदर इस्तेमाल करने हैं, या फिर उसको गेस्टेशन पीरियड बिताने में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बियर करने होंगे। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? देखो आज फसल के लिए बीज बोए हैं तो फसल आज की आज नहीं उग जाएगी, मान लो 3 महीने बाद उग रही है, 90 दिन बाद, तो 90 दिन तक फार्मर के घर का खर्चा कौन चलाएगा? तो 90 दिन तक उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये वो टाइम होता है कल्टीवेशन यानी कटाई से लेकर फसल बोने तक के बीच का टाइम। इस बीच में भी तो खर्चे चाहिए होते हैं फार्मर को, कोई दुकान थोड़ी है डेली पार्ले जी के बिस्किट बिकते रहेंगे तो डेली पैसे आते रहेंगे, है ना। फार्मिंग में लेट पैसा आता है तो उनको पैसों की जरूरत होती है, तो उस चीज को लिए लोन चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं वो। मिड टर्म लोन होता है कोई मशीन वगैरह खरीदनी हो, ट्यूबवेल लगवाना हो, डिगिंग ट्यूबवेल बोलते हैं ना, तो ऐसे कुछ खर्चे मोटे मोटे होते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन होता है उसको कोई नई जमीन खरीदनी हो, लैंड पे इंप्रूवमेंट करानी हो, या फिर ट्रैक्टर जैसा महंगा कुछ आइटम खरीदना हो। ट्रैक्टर बोल देते हैं यहां पर, ट्रैक्टर भी एक ऐसी महंगी मशीनरी है, ये खरीदना हो तो लॉन्ग टर्म लोन पे चले जाते हैं। ये फार्मर को ये पर्पस के लिए लोन चाहिए होते हैं। बाकी घर में किसी की शादी करानी हो, पर्सनल एक्सपेंसेस हो, वो बात अलग है, उसमें इनकी डिवाइडेशन नहीं की गई है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब जब बताया कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल पेपर में आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर जो मोटे मोटे एग्जांपल हैं वो देखेंगे आप, तो पहले नंबर पे आपको मिलेगा कमर्शियल बैंक्स, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सब आ जाएंगे। दूसरे पे रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये कहीं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे तो गांव के डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई देते हैं, वहां पर इनके बैंक के नाम के लास्ट में लिखा होता है विकास बैंक या ग्रामीण बैंक, ऐसे, ठीक है। थर्ड पे कुछ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं और ऐसे लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। फोर्थ पे मैंने लिखा है यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होंगे, मतलब कुछ बंदे मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, वो हर महीने या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एक दूसरे का पैसा इकट्ठा करेंगे एक जगह पर, और उस पैसे को एक दूसरे की हेल्प के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जिसको भी जरूरत होगी उसको वो लोन पे दे देंगे पैसा वो, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, ये पैसा देंगे। या फिर कमर्शियल बैंक की तरह कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, इसका एग्जांपल पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक भी यही काम कर देते हैं, ठीक है। और इन सब पे जो भी गांव में लोन देते हैं उन सब पे कंट्रोल करने वाली बॉडी को बोलते हैं नबार्ड। भाई नबार्ड एग्रीकल्चर में काम करने वालों को या रूरल एरिया वाले में जितने भी लोगों को लोन देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि सब, इन सबको कंट्रोल करने वाली एपेक्स अथॉरिटी है। 1982 में स्टैब्लिश हुई थी, इस डेट को भूलना जाना, ठीक है। तो नबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आर्टिसियन कलाकारों को लोन भी देती है, एग्रीकल्चर वालों को लोन भी देती है, ऐसा मत समझना। जो आर्टिसियन और एग्रीकल्चर वालों को लोन देते हैं उनको कंट्रोल करता है नबार्ड। जैसे अपने पूरे इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने वाली एपेक्स अथॉरिटी आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ऐसे रूरल एरिया में लोन क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करने वाली एपेक्स अथॉरिटी नबार्ड है। तो नबार्ड इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भाई थैंक यू नहीं बोलूंगा, यहां आऊंगा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इससे अगला है, एक हो गया, दूसरा हो गया। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचने को मत समझना। फार्मर जो भी सामान बनाता है, मतलब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन लगा लो, व्हीट राइस का प्रोडक्शन, तो बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक उस चीज को पैक करना, अगर पैकिंग हो रही है तो, और पैक करने के बाद अच्छी क्वालिटी बेकार क्वालिटी में उसको ग्रेडिंग करना, यानी डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां तक भेजना जहां वो बिकेगी, या फिर उसको स्टोर करना वेयर हाउस में। ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और साथ साथ में सोइंग ऑफ सीड्स भी इसमें काउंट किया जाएगा, असेंबलिंग,
ये सब एक्टिविटीज को बोलते हैं मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हो, मोटे मोटे तौर पे, लिखना नहीं है जो बता रहा हूं, कि फार्मर का सामान अल्टीमेट बायर्स तक जाएगा ना, कस्टमर तक। फूड ग्रेन, मान लो मैंने गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो मैं चाहूंगा ना गेहूं बिक जाए, तो गेहूं बिक तो रहा है लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां से टॉपिक जो उठता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि मिडलमैन बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिचौली हैं जो अपनी कमीशन खाते हैं यहां पर, और बड़े बड़े ट्रेडर्स रेट को अफेक्ट कर देते हैं। बिग ट्रेडर मैनिपुलेट करते हैं रेट को। कैसे? बहुत सारे फार्मर्स को उल्लू बना देते हैं, कहते हैं भाई आज की तारीख में तू बेच दे, नहीं तो कल रेट सस्ते हो जाएंगे। या ट्रेडर्स अपना ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं खरीद रहे महंगे रेट में, हम तो सस्ते में खरीदेंगे। तो फार्मर का नुकसान होता है, मैनिपुलेट करना बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफेक्ट है इसके अंदर। एक तो बहुत सारे मिडलमैन होना और बिग ट्रेडर से नुकसान होना, यानी मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है फैसिलिटीज। आप मान लो तो रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, वेयर हाउस की फैसिलिटीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मान लेंगे। 3 डिफेक्ट कर लो। अब सरकार ने क्या किया इसको इंप्रूव करने के लिए? गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये है 4 मेजर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन बनता है भाई। गवर्नमेंट ने क्या किया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए? पहला, सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बना दी। रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना। गवर्नमेंट ने ऐसी मार्केट बनाई है जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लोगों को इन्वॉल्व रखती है जो मार्केट के हैं। ठीक है, कि कोई भी प्राइस डिसाइड कर रहा है तो सबको पता होना चाहिए, कोई किसी को उल्लू नहीं बनाएगा, इंफॉर्मेशन कोई नहीं छिपाएगा। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला कि आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाओ। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सोसाइटी बनाओ। ठीक है, ये क्या होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ये समझ लेना जरा। जब मैं पहले लिख रहा था आपको यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अलग चीज है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज अलग चीज है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलकर काम करना। सरकार बोलती है फार्मर्स को कि आप अपना एक ऐसा ग्रुप बना लो कि जो ग्रुप इकट्ठा सामान खरीदे। लाइक एक फार्मर 5 किलो सीड्स परचेज करने गया तो उसको ज्यादा रेट पड़ सकता है। अगर 100 फार्मर इकट्ठा 500 किलो सीड्स परचेज करने गए तो वो बोल सकते हैं जिससे खरीद रहे हैं कि तू मुझे सस्ते में रेट बेच, सस्ता सामान लगा, नहीं तो हम तुझसे नहीं खरीदेंगे। तो फिर बड़ा फर्क पड़ता है बड़ी क्वांटिटी में, तो बंदा सस्ता देता है। तो कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जब बन जाती है तो उनके पास रेट कम करवाने की पावर आ जाती है, जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग पावर। तो बार्गेनिंग पावर को एंजॉय करने के लिए, फार्मर्स को सामान सस्ता मिले, ये वर्ड ध्यान रखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनवाई है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, जिसको स्टोर फैसिलिटी भी बोलते हैं, स्टोरेज, ये खुद प्रोवाइड करनी स्टार्ट की है। शायद गवर्नमेंट इनका किराया ले लेती है कई कई जगह, लेकिन फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रही है। इवन गवर्नमेंट है ना यहां पर ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल प्रोवाइड कर रही है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। गवर्नमेंट ने खुद मार्केट बनाई है। हरियाणा पंजाब में बताऊं तो अपनी मंडी, साउथ इंडिया में पुणे में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है। और वहां पर मैं बताऊं तो फेमस है हड़सपर, रिद्धू बाजार, ये सब चीजें। तो ये इसको ध्यान रखना, यहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करवाती है। ठीक है, और एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का एग्जांपल यहां पर अगर बताया जाए तो एक तनवा बना हुआ है। तनवा को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के नाम से जानो। तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर है। ये सब ग्रुप बना के अपना सामान खरीदती है, ग्रुप बना के एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी भी है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ अपने खुद के पॉलिसी मेजर्स लिए। इस पॉलिसी मेजर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट कहती है हमने सबके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी लेकर आए, यानी फार्मर्स को गारंटी दे रखी है तुम्हें कम से कम ये रेट मिलेगा, अगर कोई ना खरीदे तो गवर्नमेंट अपना रेट लेकर आती है। गवर्नमेंट कहती है हम भी तुमसे बफर स्टॉक खरीदते रहेंगे। बफर स्टॉक क्या होती है? गवर्नमेंट कह रही है भाई कि रेगुलरली हमें सामान खरीदना पड़ता है इमरजेंसी में काम आने के लिए, जैसे कि किसी स्टेट में कहीं कोई आपदा आ जाए, अर्थक्वेक, डिजास्टर, फ्लड वगैरह आ जाए, तो वहां पर उनकी हेल्प कर देंगे। या फिर आर्मी में या कहीं और अनाज की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट का FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, वो सामान खरीदता रहता है। तो फार्मर से सामान खरीद लेता है, फार्मर का सामान बिक जाता है इसी बहाने। तो जो सामान, जो क्वांटिटी गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए अपने पास रखती है, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। तो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक भी होती है। तो ऐसी कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट अपना रही है। ठीक है ना। एक और है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार फार्मर से खरीद के गरीबों तक
टारगेटेड कंज्यूमर्स तक सस्ते में सामान पहुंचा रही है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि राशन शॉप के थ्रू पहुंचाती है। राशन शॉप को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो यार ये कुछ तरीके हैं जिस तरीकों से सरकार मेजर्स ले रही है। फिर डाइवर्सिफिकेशन पे आ जाओ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक और काम करना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक और काम करना कैसे? डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का है। जैसे कि एक खेत के अंदर एक फसल उगाई जाती है, तो लोगों को, आप इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एक के अलावा तुम ज्यादा फसल उगाओ ना एक खेत के अंदर, रिस्क से बचोगे। मान लो एक फसल के रेट कम हो गए तो दूसरी फसल के क्या पता रेट ज्यादा मिले, तो वहां से फार्मर को थोड़ा फायदा होने के चांस है, नुकसान से बचेगा ना। या फिर फार्मर को बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली में जितने ही बंदे हैं वो सारे एग्रीकल्चर में मत लगो ना, एक बंदा एग्रीकल्चर करो, दूसरा एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज करो। एग्रीकल्चर को बोलते हैं फार्म एक्टिविटी। एग्रीकल्चर मतलब खेत, खेत मतलब फार्म, खेत को छोड़कर नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि गाय भैंस पाल लो। अब जो गांव समुद्र के आसपास है वो मछली पालन कर सकते हैं, फिशरीज का बिजनेस बोलते हैं। कुछ मटके बना लो, या कुछ पेंटिंग कर लो, या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल लो, या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दे लो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बना लो। ये सब काम करने के लिए सरकार ने बोला। तो बोला डाइवर्सिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है सिंगल क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप की तरफ जाना, यानी इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा दूसरे काम धंधे स्टार्ट करोगे तो वो काम धंधे कौन से होंगे? एक होता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब गाय भैंस पालना शुरू कर दो, इसको ही बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है ना, इसको ध्यान रखना। बकरी पाल लो, कुछ पाल लो, ठीक है। फिशरीज कर लो, मछली पालन होता है। एक वर्ड होता है हॉर्टिकल्चर। अब एग्रीकल्चर बोलते हैं फूड ग्रेन्स की खेती को, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती करना, सब्जियों की, फ्रूट की, मसालों की। शहद भी इसमें ही आता है, ठीक है। शहद के भी बहुत सारी जगह होती है जहां आर्टिफिशियल लेवल में मधुमक्खियों को बुला लिया जाता है, असली की मधुमक्खियां आती है और शहद बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और भी छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह बना लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, पॉटरी है, पोल्ट्री है, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या है। इसके फायदे बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, अलग अलग काम धंधों के स्कोप खुलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो रिस्क था, सिर्फ एग्रीकल्चर में लगे रहते तो रिस्क था फ्लड या फिर ड्राउट का, प्रोडक्शन नहीं होता, पैसे नहीं मिलते, तो भाई वो रिस्क कम होता है। और तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लंबे समय तक बना रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला वर्ड इसके साथ लिखा मिलता है, ठीक है। तो बेटर अर्निंग भी होती है इससे, ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डाइवर्सिफिकेशन के साथ अटैच्ड है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन का कुछ भी आ सकता है। तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर मैं यहां पर आपको मेन बात बताऊं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है विदाउट केमिकल वाली चीजें, फार्मिंग का मतलब खेती। तो बिना केमिकल की खेती करना ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जो केमिकल की खेती होती है उसको कन्वेंशनल फार्मिंग बोलते हैं। तो जैसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल वाली खाद, उसको हटा के अगर मैं गाय का गोबर वगैरह ये चीजें यूज करूं तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करो इंस्टीड ऑफ फर्टिलाइजर, ऐसी वाली खेती को बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके आपको बेनिफिट्स और लिमिटेशंस करनी है, प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। अब प्लस पॉइंट्स में क्या बताओगे दोस्तों? देखो, प्लस पॉइंट्स में ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब, एक पहले बात बताता हूं कि जब हम केमिकल को छोड़कर दूसरी चीजों से प्रोडक्शन करवाते हैं तो वो प्रोडक्शन लेट होता है, केमिकल से प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्योर तरीके से नेचुरल प्रोसेस चलेगा तो प्रोडक्शन लेट होगा, लेकिन यहां पर बनाया हुआ फूड हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा, न्यूट्रिशनल होगा, पूरा इको फ्रेंडली होता है तरीका। तो इको फ्रेंडली फार्मिंग है, हेल्दी और टेस्टियर फूड होता है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर वगैरह जो एक्सपेंसिव चीजें होती है वो खरीदनी नहीं पड़ती, तो सस्ता पड़ता है। चौथे नंबर पे लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर ज्यादा होती है। नुकसान इसका ये है कि इससे जो सामान बनाया होता है वो अच्छा तो होता है लेकिन जल्दी खराब हो जाता है। एक कन्वेंशनल फार्मिंग के टमाटर ज्यादा दिनों तक चलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के टमाटर 2-3 दिन में सड़ जाएंगे अगर तुम तोड़ लोगे तो उसको। प्योर चीज पेरिशेबल होती है, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये इसका नुकसान है। और लेसर यील्ड प्रोवाइड करता है, मतलब अगर मैं 100 मीटर में 100 किलो गेहूं उगाऊंगा
ऑर्गेनिक फार्मिंग से 100 मीटर में 100 किलो गेहूं नहीं उगेंगे, कम उगेंगे, 30 किलो 40 किलो, ऐसा एग्जांपल मान लो। तो लेसर यील्ड प्रोवाइड करता है। ओवरऑल पूरे चैप्टर में आपको पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये करना है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रूरल क्रेडिट और की इश्यूज और ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें करनी है। बस रूरल क्रेडिट से एक क्वेश्चन आ जाता है आजकल जो बड़ा पॉपुलर चल रहा है, ठीक है, रूरल बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिकली, रूरल बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिकल अप्रेजल देना है। जब जब ये आपसे मैं बात कहूं, जब जब किसी चीज का क्रिटिकल अप्रेजल आएगा ना, तो आप उसके बारे में सारी नेगेटिव बातें मत लिखना, कुछ पॉजिटिव बातें भी लिखनी होती है। जितने नंबर का आएगा उतने पॉइंट्स लिखने होते हैं। छोटी सी बात बता रहा हूं कि जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, पहला फायदा ये। दूसरा, वहां पर वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, ये फायदा। नुकसान इसके बहुत है। एक नुकसान बता दो, जितने अभी तक रूरल बैंक होने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है, तो इनएडिक्वेट है, जितनी कैपेसिटी में होने चाहिए उतने नहीं है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, आपका चैप्टर पूरा कवर होगा। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प दिलाएंगे कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन आंसर करोगे, हर एक चीज आपको इस चैप्टर में क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। अगर इतनी सी वीडियो देख ली तो आपको सेल्फ स्टडी के तौर पे पूरा चैप्टर कवर हो ही जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी लगती है तो दोस्तों तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है, और कमेंट सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप डिमांड करते हो हम उस चीज की सप्लाई करते हैं, उससे हमारा रिश्ता डेवलप होता है ना। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं फिर वो चीज प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।